नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। आप सभी जानते हैं कि दिल्ली है एक केंद्र शासित प्रदेश, और दिल्ली की अगर हम लोग बात करें तो आप देखते हैं कि नई दिल्ली इसकी राजधानी है। यहाँ विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। और यहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। आपने देखा होगा कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था, और आप देखते हैं कि स्थानांतरण की अधिकारियों की बात कर लीजिए, नियुक्ति की बात कर लीजिए, वो शक्तियां दिल्ली सरकार को मिल गई थी। लेकिन फिर आपने देखा है कि एक अध्यादेश आया, और अध्यादेश अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति साहब लाते हैं। उसमें आप देखते हैं वापस राज्यपाल को शक्तियां दे दी गई थी, उपराज्यपाल को। और फिर आपने देखा है कि एक कानून बना, क्योंकि राज्यसभा लोकसभा से पास भी करवाना होता है अध्यादेश को भी। तो देखिए, लोकसभा राज्यसभा में कोई प्रस्ताव आता है तो उसे आप लोग बिल कहते हैं, विधेयक कहते हैं। जैसे ही राज्यसभा लोकसभा से पारित होता है वो राष्ट्रपति साहब के पास जाता है, राष्ट्रपति साहब उस पर सिग्नेचर करते हैं और वो कानून बन जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया है कानून बनने की। ठीक है, दिल्ली सेवा विधेयक ने लिया कानून का रूप, एलजी बने बॉस, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी मंजूरी। कानून 19 मई से माना जाएगा प्रभावी। दिल्ली सरकार के लिए अब अपनी मर्जी से काम करना कराना और कठिन हो जाएगा। और इसीलिए आप देखते हैं कि ये विरोध भी करते रहते हैं अरविंद केजरीवाल। और इसमें आप देखते हैं, इसे आप लोग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 2023 कहा गया है, ये आप लोग याद रखिएगा। और केंद्र ने इसे लागू करने की अधिसूचना भी जारी कर दी है, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा। और सीधे शब्दों में कहें तो अब एलजी दिल्ली के कर्ता धर्ता बन चुके हैं। और इसमें आप देखते हैं कि कानून बनने के बाद इसमें दिल्ली सेवा विभाग पर नियंत्रण वाले अध्यादेश की जगह ले ली है। केंद्र सरकार ने अधिसूचना में कहा है कि यह कानून 19 मई 2023 को अध्यादेश वाले दिन से लागू माना जाएगा। डाटा के दुरुपयोग पर लगेगा अब 250 करोड़ का तक का जुर्माना। राष्ट्रपति ने डिजिटल डाटा सुरक्षा समेत 7 बिलों को दी मंजूरी। और डिजिटल निजी डाटा रखने या इसके इस्तेमाल के लिए इजाजत जरूरी है। और देखिए, 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने निजता को मौलिक अधिकार करार दिया था और इस संबंध में कानून लाने के लिए कहा था। 2018 में डाटा प्रोटेक्शन बिल का ड्राफ्ट तैयार किया। 2019 में इस बिल को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा गया था, और समिति की सिफारिश के आधार पर डीपी बिल तैयार किया गया था, जो अब कानूनी रूप ले चुका है। और एक बात आप लोग याद रखिएगा, इससे आपकी लोगों की निजता की भी सुरक्षा होगी। और डाटा कहने का मतलब है कि आप देखिए कि आपके जैसे एटीएम कार्ड नंबर हो गया, या आप देखिए कि आपका और भी मोबाइल नंबर आप लोग देखते हैं कि आपकी जानकारी किसी और को बेच दी जाती है, फिर उसका दुरुपयोग किया जाता है, वही डाटा होता है सब। जन्म प्रमाण पत्र एकल दस्तावेज के रूप में मान्य है। जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम 2023 भी अब कानून बन गया है। किसी व्यक्ति की उम्र और जन्म स्थान निर्धारण करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र एकल दस्तावेज के रूप में मान्य होगा। शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश, ड्राइवर लाइसेंस, मतदाता सूची में नाम कराने और आधार कार्ड बनवाने, विवाह पंजीकरण और सरकारी नौकरी हासिल करने समेत कई जगह पर अब अनिवार्य होगा। जन्म प्रमाण पत्र एक ऐसा जरूरी दस्तावेज होगा जिसके जरिए सरकारी सुविधाओं योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। इस नई व्यवस्था में से सरकारी योजनाओं का लाभ लेना काफी आसान होगा, क्योंकि एक दस्तावेज से कई काम कराना सुगम होगा। क्या होगा? सुगम होगा। विपक्ष ने मणिपुर से किया विश्वासघात। भाजपा के क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद सम्मेलन में पीएम मोदी ने ये प्रहार किया है। और आप देखते हैं कि जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था उसी पर चर्चा के लिए लाया गया था, मणिपुर पर। क्योंकि आप देखते हैं कि सभी जानते हैं कि आपका भारतीय जनता पार्टी के पास लोकसभा में बहुमत है, तो किसी भी तरह से वो अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं होना था। वो तो एक किसी खास मुद्दे पर ध्यान लाने के लिए इस तरह के कदम उठाए जाते हैं। फर्जी खबरें फैलाने पर 3 साल तक की होगी जेल। भारतीय न्यायिक संहिता में किया गया सख्त सजा का प्रावधान। आतंकवाद तथा जघन अपराध से निपटने के लिए विशेष प्रावधान भी किया गया, और संगठित अपराध के विरुद्ध भी सख्ती की बात की गई है। और भारतीय न्याय संहिता 2023 में आप देखते हैं कि आतंकवाद और संगठित गिरोह द्वारा किए जाने वाले जघन अपराधों से निपटने के लिए भी कई विशेष प्रावधान किए गए हैं। भगोड़ों पर भी सख्ती की बात हो रही है इसमें। और अगर कोई व्यक्ति भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता या सुरक्षा को खतरे में डालने या वाली झूठी या फिर भ्रामक खबर बनाता है या प्रकाशित करता है, तो उसे 3 साल की जेल की सजा दी जाएगी। क्योंकि आजकल आप लोग देख रहे हैं कि कई फर्जी खबरें चल जाती हैं, तो उन्हीं की बात हो रही है।
जेनेरिक दवाएं नहीं लिखने पर डॉक्टरों का लाइसेंस हो सकता है निलंबित। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने नए दिशा निर्देशों का इसमें जिक्र किया है। अब आप लोग कहेंगे कि ये होती क्या है जेनेरिक दवाएं। एनएमसी यानी कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के मुताबिक जेनेरिक दवाएं ब्रांडेड दवा की खुराक, प्रभाव, गुणवत्ता और असर में समतुल्य है, बिल्कुल समान है। जेनेरिक दवा जिस साल्ट से बनती है उसी के नाम से जानी जाती है। ब्रांडेड जेनेरिक दवाएं वे हैं जिनकी पेटेंट अवधि समाप्त हो गई है और कंपनियां उनका उत्पादन और मार्केटिंग दूसरे ब्रांड से करती हैं। ये दवाएं ब्रांडेड पेटेंट दवाओं के मुकाबले सस्ती हो सकती हैं, लेकिन जेनेरिक के मुकाबले महंगी होती है ये, ठीक है, उन्हीं की बात हो रही है। कैंसर पर शोध के लिए एम्स को 40 करोड़ रुपए का फंड स्वीकृत किया गया केंद्र सरकार की तरफ से। पाकिस्तान की कार्यवाहक पीएम होंगे अनवारुल हक। ये पाकिस्तान की बात करें तो आप देखिए लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा हमारी लगती है, ठीक है। चौथी बार भारत ने जीती एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी। रोमांचक फाइनल में वापसी करते हुए आप देखिए भारत ने 4-3 से मलेशिया को हराया इसमें। तो ये भी चेन्नई में शनिवार को एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 के फाइनल मैच में मलेशिया पर विजय के बाद प्रसन्नता व्यक्त करते भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह, ये भी खेल के से जुड़े हुए हैं, तो याद रखा करिएगा। पाकिस्तान व चीन को मुंह तोड़ जवाब देने को कश्मीर में मिग 29 तैनात किया गया है। श्रीनगर एयरबेस पर मिग 21 की जगह घातक हथियारों और मिसाइलों से लैस त्रिशूल स्क्वाड्रन ने संभाली है जिम्मेदारी। और पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ आप देखिए गतिरोध के बाद वहां पहले ही किया जा चुका तैनात। श्रीनगर एयरबेस पर अब तक तैनात थी मिग 21 की स्क्वाड्रन। ये भी आप देखिए। इसकी विशेषताओं की बात करें तो हवा से हवा और जमीन पर मार करने के साथ उड़ते हुए ईंधन भरने में भी सक्षम है। दुश्मन के लड़ाकू विमानों में सेंध लगाकर उसके संचार तंत्र को अवरुद्ध करने की क्षमता है और कम समय में उड़ान भर कर दुश्मन को तबाह करने के साथ ही रात में भी कर सकता है ये हमला। लंबी दूरी और कम दूरी तक मार करने में समर्थ मिसाइलों से लैस है यह युद्धक विमान, ये भी आप लोग याद रखिएगा। श्रीनगर एयरबेस पर स्थायी तैनाती से बढ़ेगी वायुसेना की मारक क्षमता भी। और आप देखिए पाकिस्तान जैसे पड़ोसी हो और चाइना जैसे पड़ोसी हो तो हमें अपनी रक्षा पर ध्यान देना ही होता है। लद्दाख देखिए, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा हमारी चाइना से भी लगती है। पाक समर्थक नारेबाजी के 13 आरोपितों पर लगा 1 करोड़ रुपए का हर्जाना। जौनपुर में प्रशासन ने पैमाइश में सरकारी जमीन पर आरोपितों का कब्जा पाए जाने पर दी नोटिस। 10वीं मुहर्रम पर लगे थे नारे। वीडियो प्रसारित होने के बाद 33 लोग गिरफ्तार कर भेजे गए थे। देखिए इस तरह के किसी भी तरह के लोगों इन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि भारत में रह रहे दूसरे देश की जय जयकार कर रहे हैं, आप लोग भारत को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई खबरें हैं, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। ये आप देखिए कि अब एलजी के पास कौन कौन से अधिकार होंगे, ये आप लोग देख लीजिए। एलजी के पास अधिकार, मुख्य सचिव को लगेगा कि कैबिनेट का निर्णय गैर कानूनी है तो वह उसे एलजी के पास भेजेंगे। एलजी कैबिनेट के किसी भी निर्णय को पलट सकते हैं। सरकार में कार्यरत अधिकारियों पर दिल्ली सरकार का नियंत्रण खत्म। ये शक्तियां एलजी के जरिए केंद्र के पास पहुंच गई हैं। अधिकारियों के तबादले व नियुक्ति पर नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी की सिफारिश पर एलजी फैसला करेंगे। एनसीसीएसए और एलजी की राय अलग अलग होगी तो एलजी का फैसला ही अंतिम माना जाएगा। किसी बोर्ड या आयोग के लिए नियुक्ति के मामले एनसीसीएस नामों के एक पैनल की सिफारिश एलजी को करेगा। और आप देखिए कि एनसीसीएसए में अल्पमत में सीएम, ये आप देखिए एनसीसीएसए के अध्यक्ष सीएम है लेकिन अल्पमत में है, वह इस प्राधिकरण में अपने अनुसार कुछ भी नहीं करा सकते हैं। और आप देखेंगे कि प्रशासनिक व्यवस्था अब भी पहले की तरह ही रहेगी। कैबिनेट की बैठक भी होगी और फैसले भी होंगे। मुख्यमंत्री उद्घाटन करेंगे, योजनाएं बनाएंगे, कार्यक्रम भी कर सकेंगे, लेकिन मंत्री अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकेंगे। और महापौर की शक्तियां, आईएएस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति का अधिकार निगम के पास है, निगम सदन के पास। महापौर की मंजूरी से निगम प्रतिनियुक्ति पर आईएएस और अन्य सेवाओं से जुड़े अधिकारियों की नियुक्ति की जा सकती है। निगम सदन के पास विभागों द्वारा विस्थापित नीति बनाने, मंजूर करने का अधिकार होगा। और देखिए इसकी आलोचना इसलिए की जाती है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मुख्यमंत्री चुना हुआ होता है, राज्यपाल तो नियुक्त कर दिया जाता है, उपराज्यपाल नियुक्त कर दिया जाता है, वो जनता के प्रति जवाबदेह थोड़ी होता है। सीएम को तो आप देखते हैं हर 5 साल में चुनाव में जाना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है। दिल्ली विश्वविद्यालय के कोर्स में आज़ादी का वर्ष 1945,
SOL की पाठ्य सामग्री में स्वामी विवेकानंद को बताया गया अनप्रिंसिपल्ड व्यक्ति। अकादमिक परिषद की बैठक में उठाई मुद्दा, आप देखेंगे। वैज्ञानिक विरासत को आगे ले जाकर बदल लें देश दुनिया का भविष्यकांग, कह रहे हैं ये। किसानों की समृद्धि के लिए देश को नई हरित क्रांति की आवश्यकता है, ये हमारे होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। जैविक उत्पादों के लिए बाजार खोजकर दुनिया से पैसा भारत में लाना संभव है। गुजरात के कांडला में इफ्को के नैनो DAP तरल उर्वरक संयंत्र की रखी आधारशिला। 3 मल्टी स्टेट सहकारी सोसाइटी का किया निर्माण। हरित क्रांति की बात करें तो 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा एक प्रयास शुरू किया गया था। विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है। 1970 में आप देखिए नॉर्मन बोरलॉग को उच्च उपज वाली किस्मों विकसित करने के लिए उनके कार्य के लिए नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व मुख्य रूप से MS स्वामीनाथन को दिया जाता है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। वर्ष 1967 से 68 और 1977 से 80 की अवधि में हुई क्रांति, हरित क्रांति भारत को खाद्यान्न की कमी वाले देश की श्रेणी से निकालकर विश्व के अग्रणी कृषि देशों की श्रेणी में परिवर्तित कर दिया था, तो ये आप लोग याद रखिएगा। BSF को अच्छी सुविधाएं देने के लिए सुनिश्चित होगा बजटीय आवंटन। गृह मंत्री बोले सरकार को पता है कि BSF के जवान किस तरह की प्रतिकूल स्थितियों में काम करते हैं। सीमा सुरक्षा बल की बात हो रही है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, देश भर की अदालतों में सुरक्षा बढ़ाएं। दिल्ली की अदालतों में गोलीबारी की घटनाओं पर जताई चिंता। और आप देखते हैं कहा न्यायिक परिसर में सुरक्षा नहीं होगी तो न्याय की क्या उम्मीद रहेगी। अभी आपने देखा है उत्तर प्रदेश में एक न्यायालय में ही आप देखिए एक व्यक्ति को मार दिया गया था। और एक बात आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सर्वोच्च अदालत है हमारी। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। या आप देखिए HSIIDC की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ हरियाणा राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड की याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने नीलामी की जगह मैनुअल नीलामी करने के HSIIDC के फैसले को रद्द कर दिया है। G20 समिट में भाग लेने भारत आएंगे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज। ये आप लोगों को G20 के बारे में मालूम होना चाहिए। और मैं आप लोगों से हमेशा कह रहा हूं कि इस तरह के जो संगठन हैं उनके बारे में जरूर याद रखिए, उनसे हर साल आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। G20 की बात करें तो 26 सितंबर 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाने इसका काम है। 20 सदस्यों में आप देखिए अर्जेंटीना हो गया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ इसके सदस्य हैं। 23 विधेयक पारित हुए मानसून सत्र में, अभी की बात हो रही है। और आप देखिए भारी हंगामा भी हुआ। और एक बात आप लोगों को मालूम होना चाहिए, इसमें जितना भी पैसा खर्च होता है ना आपका ही होता है। ये 43% काम किया आपने निर्धारित समय का लोकसभा ने और 55% कामकाज किया राज्यसभा ने। 56 विधेयक इस सत्र में दोनों सदनों द्वारा पारित किए गए। 17 बैठक हुई निचले सदन में, 60 सदस्यों ने चर्चा में हिस्सा लिया। और आप देखिए 44 घंटे 45 मिनट तक चली। और आप देखते हैं कि 19 घंटे 59 मिनट तक बहस चली अविश्वास प्रस्ताव पर। चलिए, भारत और संयुक्त अरब अमीरात की नौसेना ने किया सैन्य अभ्यास, ये आप लोग देखेंगे। नौसेना ने द्विपक्षीय समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के संयुक्त सैन्य अभ्यास किया। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना की युद्धपोत INS विशाखापत्तनम और INS त्रिकंद ने भाग लिया है। ये आप लोगों को भारतीय नौसेना ने कहा है दोनों नौसेनाओं की द्विपक्षीय समुद्री साझेदारी का उद्देश्य रणनीति, तकनीकी और प्रक्रियाओं पर क्रॉस प्रशिक्षण द्वारा दोनों नौसेनाओं के बीच तालमेल को बढ़ाना है एक तरह से। ये आप देखिए 2013 में कमीशन यह एक उन्नत युद्धपोत है। इसके डिजाइन में अत्याधुनिक तकनीक को शामिल किया गया था। और INS त्रिकंद की कमान कैप्टन प्रमोदजीत थॉमस के पास है, ये भी याद रखिएगा। स्कूली पाठ्यपुस्तकों तैयार करने के लिए बनाई गई विशेषज्ञों की एक समिति। कॉलेजियम से जस्टिस सुधीर सिंह के स्थानांतरण की सिफारिश दोहराई गई है।
कॉलेजियम आप देखते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति स्थानांतरण की बात करता है, काम ही करता है। भ्रष्टाचार के विरोध भारत की जीरो टॉलरेंस नीति मोदी साहब करें, कानूनों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सशक्त करने की जरूरत भी है। कोलकाता में G20 की बैठक में वीडियो संदेश में बोले पीएम, बैठक में भ्रष्टाचार के मामले पर गहन मंथन की भी बात हुई है। ये आप देखिए राजनीति की खबरें चल रही है, एक दूसरे पर आप देखते हैं आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। और आप लोगों को याद रखना है कि चुनाव की अगर हम लोग बात करें तो आपकी विधानसभा हो, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति की बात कर लीजिए, ये सब आप देखते हैं कि चुनाव आयोग करवाता है। इनकी भारतीय निर्वाचन आयोग है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वही देखभाल करता है। और एक संवैधानिक संस्था है, निष्पक्ष संस्था है। अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ठीक है, एक आप लोगों ने एक सुना होगा हिट एंड रन। हिट एंड रन के बढ़ते मामलों को देखते हुए विधेयक में सख्त प्रावधान किया गया है कि इसके तहत जल्दीबाजी या लापरवाही से वाहन चलाने के कारण किसी व्यक्ति की मौत होती है और वाहन चालक घटनास्थल से भाग जाता है तथा घटना के तुरंत बाद खुद को पेश करने और पुलिस अधिकारियों या मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं होता है तो उसे जुर्माने के साथ 10 साल तक की सजा हो सकती है। कानून आप देखिए, 12 वर्ष से कम उम्र की लड़की सामूहिक दुष्कर्म की सजा आजीवन कारावास उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन तक या मौत तक रहेगी। देख लीजिए, ये आप देखिए मानव तस्करी की बात हो रही है। यदि भारत के बाहर किसी देश से 21 वर्ष से कम उम्र की लड़कियां या फिर 18 वर्ष से कम उम्र के लड़के की तस्करी भारत में इसे इरादे से जाती है, इस इरादे से जाती है कि ऐसे व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध यौन कृत्य के लिए मजबूर किया जाएगा तो ऐसे मामले में 10 वर्ष तक का कारावास हो सकता है। और यौन शोषण के लिए लड़के और लड़कियों की तस्करी को दंडनीय बना दिया गया है। 18 वर्ष से कम आयु के लड़के लड़कियों को शामिल करने के लिए नाबालग लड़की शब्द को बच्चे शब्द से बदल दिया गया है और उनकी खरीद के अपराध को दंडनीय बना दिया गया है। इसमें उन्मादी भीड़ का हिंसा, विधेयक में भी भीड़ द्वारा पीट का हत्या, मॉब लिंचिंग किए जाने जैसे अपराधों के लिए नया प्रावधान जोड़ा गया है। इसमें कहा गया कि जब 5 या अधिक व्यक्तियों का समूह मिलकर धर्म, नस्ल या जाति या समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा या किसी अन्य आधार पर हत्या करता है तो ऐसे समूह के प्रत्येक सदस्य को मौत की सजा या आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी या कारावास 7 साल से कम नहीं होगा। इसके साथ जुर्माना भी लगेगा। ये सब आप देखते हैं बात हो रही है। और डिजिटल नागरिक को अपनी सूचना देने, अपनी निजी डाटा को ठीक या डिलीट करवाने, शिकायत निपटान कराने का अधिकार भी दिया गया है। डिजिटल नागरिक अगर डाटा स्टोर करने की इजाज़त नहीं देता है तो कंपनी उसे डाटा को डिलीट करना पड़ेगा। किसी भी डाटा का कलेक्शन नागरिक की मंजूरी के बिना नहीं होगा। डाटा उतना ही लिया जाएगा जितनी ज़रूरत है। जिस उद्देश्य के लिए डाटा लिया जा रहा है उसकी पूर्ति के बाद प्लेटफॉर्म उस डाटा को अपने पास नहीं रख सकेगा। डाटा किसी को नहीं दिया जा सकेगा। तो अच्छी बात है। चलिए, ये सब बातें हो रही हैं। बदलेगा चेन पुलिंग सिस्टम, बॉक्स में कैद होंगी जंजीर। चलिए, ये आप लोग देख लीजिए। इस तरह के मामले देखें ना, 25% मामले ऐसे पाए गए जिसमें बिना जरूरत के चेन खींची गई, लापरवाही आई सामने। इसमें 1216 से अधिक यात्री ट्रेन चल रही हैं पूरे देश में। ये आप देखिए संडे है तो स्पेशल ये छापा जाता है, यहाँ से आप लोग भी कुछ सीख सकते हैं। आत्मनिर्भरता का संकल्प पूरा कर रही है नारी शक्ति। स्वाधीनता के 100वें वर्ष 1947 में हमें आज़ादी मिली थी ना, तो 2047 तक आत्मनिर्भर राष्ट्र के निर्माण के लिए औद्योगिक परिदृश्य से सशक्त होना आवश्यक है। केंद्र सरकार द्वारा इस दिशा में विशेष प्रयास भी किए जा रहे हैं। और आप देखिए आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ भी रहे हैं। आदिवासी महिलाओं ने वनोपज में खोजी राय। तो देखिए, रोजगार के लिए कोई भी काम कर रहे हैं, मुझे लगता है शर्म नहीं होनी चाहिए। जो भी आपको बिजनेस करना है, जो भी करना है करिए। और आप सभी जानते हैं कि एक समय तक लोग उंगली उठाते हैं और अगर आपका चल पड़ा ना कारोबार तो फिर सबकी मुँह बंद हो जाता है। मुद्रा ऋण से जनजातीय लोक कला पुनर्जीवित करने संग रोजगार सृजन। ये मुद्रा लोन आप देखते हैं कि जिसमें आप देखते हैं कि आपको बड़ी आसानी से लोन दिया जाता है। रुचि और दृढ़ इच्छा शक्ति से विदेश तक लिखी सफलता की पटकथा। कानपुर में श्याम नगर स्थित फैक्ट्री में कार्यरत महिलाएं, देख लीजिए।
संघ की शाखाओं पर अखंड भारत बनाने का संकल्प लेंगे स्वयंसेवक। आरएसएस की बात हो रही है, और आरएसएस की बात करें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आप सभी जानते हैं। हिंदू राष्ट्र की बात करता है, हिंदुत्व की बात करता है संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इसकी स्थापना 27 सितंबर 1925 में हुई थी। नागपुर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। केशव बलराम हेडगेवार इसके फाउंडर थे। ठीक है। नीलगाय और 4 सिंग वाले मृग से 5000 वर्ष पुराना नाता है। ये आप देखिए हड़प्पाकालीन वनस्पति और वनाड़ी जगत के अनेक साक्ष्य जब जब पुरास्थलों की खुदाई के दौरान मिले हैं। इन पुरास्थलों की खुदाई में अर्चना से आजीविका तक इनकी उपयोगिता के प्रमाण भी मिले हैं। एक बार फिर हरियाणा के भिवानी में जिले में तिगडाना गांव में हुई खुदाई में प्राप्त अवशेषों से साबित हुआ कि कृषि एवं पशुपालन और व्यापार में पशुओं का उपयोग हड़प्पाकालीन युग से ही हमारी सभ्यता का अंग बन गया था। और उस समय औद्योगिक केंद्र था तिगडाना। हड़प्पा का काल के दौरान तिगडाना प्रमुख औद्योगिक केंद्र होता था। औद्योगिक गतिविधियों के लिए तोसाम खानक की पहाड़ियों से पत्थर बैलगाड़ियों से लाया जाता था। चलिए, धनुष बाण से शिकार करते थे हड़प्पाकालीन लोग। ये सब इतिहास में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। उच्च हिमालय में बने फैब्रिकेटेड हट्स के व्यवसाय को उपयोग पर एनजीटी की रोक, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की बात हो रही है। और आप देखते हैं कि इसकी बात करें तो 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये आप देखिए हट्स के पर्यटन या व्यवसायिक गतिविधियों के उपयोग पर रोक लगा दी गई। एनजीटी ने पर्यटन विभाग को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि इन झोपड़ियों का उपयोग केवल आपदा प्रबंधन या सामरिक उद्देश्य के लिए किया जाए। 2013 में केदारनाथ आपदा के बाद एशियाई विकास बैंक की मदद से पिथौरागढ़ बागेश्वर जिले में इन हट्स की स्थापना की गई थी। 2013 में यह निर्णय लिया गया था कि जब भी आपदा आएगी इन हट्स को आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और जिला प्रशासन को हस्तांतरण कर दिया जाएगा। एडीबी के बारे में आपको बता देता हूँ। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात हो रही है ना। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 में हुई थी। फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। एशियाई विकास बैंक की। ये आप देखिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने पहली बार जारी की ओटीसी दवाओं यानी कि ओवर द काउंटर दवाओं की सूची। और ओटीसी दवाओं को सामान्य बीमारियों के लिए होता है इस्तेमाल इसका। ठीक है। और इसमें बवासीर की दवाएं, मुहासी की दवाएं, एंटीबायोटिक, सर्दी खांसी की दवाएं, सूजन दर्द निवारक की बिना स्टेरॉइड वाली दवाएं, ये सभी कोरोना काल में 100% अंकों से नौकरी में बाजी मार रहे हैं हरियाणा के युवा। मेरिट के आधार पर हो रही ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती देख लीजिए। मुकदमे के कारण पासपोर्ट देने से इनकार नहीं कर सकते हैं। यह हाईकोर्ट का आत्महत्या के मामले में आरोपित को पासपोर्ट जारी करने से इनकार का यह मामला था ना। ये 3 वर्ष बाद पर्यटन विभाग की कैद से स्वतंत्र होगी साइकिल। ये 3 वर्ष तक धूल फांकने से साइकिलों पर सवाल। 2018 में थी 30 अत्याधुनिक साइकिलें। ये माउंट बाइकिंग को बढ़ावा देने के लिए 2018 में पर्यटन निदेशालय ने उपलब्ध कराई थी 30 आधुनिक साइकिलें। पिछले 5 साल में भाई 2 आयोजन हो पाए हैं इन साइकिलों से। 40 से 50 हज़ार रुपये हैं एक साइकिल की कीमत, देख लीजिए। ये आप देखिए संपादकीय पाठ है। ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाते हैं। एक सामान्य जानकारी भी आपको मिलती है ना। दिशाहीनता से ग्रस्त विपक्ष, ये 2024 के लिए देखिए लोकसभा के लिए जो विपक्षी एकता की बात हो रही, गठबंधन की बात हो रही, उसी पर लिखा गया है। भले ही विपक्ष को यह लगता हो कि हंगामा करके वह जनता का ध्यान आकर्षित कर सकता है, लेकिन ऐसा होता दिखता नहीं है। तो राजनीति पे कई बार हम लोग बात कर चुके हैं। बाकी आप देखेंगे कि आपको मालूम होना चाहिए, अगर ये विपक्षी एकता हो जाती है तो यकीन मानिए कांग्रेस को भी इस तरह की विपक्षी एकता का नुकसान कई बार उठाना पड़ा। इंदिरा गांधी से लेकर आप देखिए राजीव गांधी, हर समय आप देखिए मनमोहन सिंह सरकार को देख लीजिए, तो जरूर बीजेपी को उठाना पड़ेगा। लेकिन आप देखते हैं कि ये गठबंधन होना दूर की कड़ी भी माना जा रहा है। चल रही है चर्चाएं, देखते हैं। भाग विधाता बनने की चाहत आज की जनसेवा उस थाली की तरह हो गई जिसमें लाभ की रोटी और लोभ की सब्जी परोसी जाती है। ये हास्य व्यंग कसा जा रहा है, ये भी आप देख सकते हैं। इस साल किस श्रेणी में कितने बिके इलेक्ट्रिक वाहन? कुल बिक्री में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी आंकड़े प्रतिशत में। माल ढुलाई 0.31, कारें 1.99, सार्वजनिक सेवाओं से जुड़े वाहन 2.09, और आप देखिए दोपहिया 5.28, तिपहिया आप देखिए 52.41%। आंकड़े अगस्त 2023 तक के हैं ये। चलिए यहाँ आप देखिए एक कॉलम रहता है योग्यता की परख, परीक्षाएं जीवन का सत्य है। ये जन्म से प्रारंभ होकर
जीवन पर्यंत चलती हैं। जीवन में आने वाली समस्याएं ही परीक्षक बनकर मनुष्य के धैर्य, साहस और सहिष्णुता की परीक्षा लेती हैं और शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक शक्तियों में निखार लाती हैं। यही पथ प्रदर्शक बनकर जीवन की दिशा तय भी करती हैं। चलिए, अच्छी बात है, देख लिया करिए, पढ़ लिया करिएगा। ये भ्रष्टाचार से लड़ाई G20 समूह के देशों की भ्रष्टाचार विरोधी मंत्रिपरिषद बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह जो कहा है कि भ्रष्टाचार का सबसे ज़्यादा प्रभाव गरीब और हाशिए के लोगों पर पड़ता है, वह एक यथार्थ और इसकी कोई भी अनदेखी नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में यह भी कहा है कि भ्रष्टाचार से लड़ना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। वह इसे किसी भी कीमत पर सहन नहीं करने की नीति पर चल रहे हैं और यह सही है कि मोदी सरकार की सत्ता में आने के बाद उच्च स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार पर एक बड़ी हद तक लगाम लगी है, लेकिन निचले स्तर पर भ्रष्टाचार की करीब करीब पहले जैसी स्थिति और उससे आम जनता त्रस्त बनी हुई है। और भ्रष्टाचार तो कहते हैं हम लोगों के खून में ही आ जाता है, शुरुआत से ही आ जाता है, उसका नतीजा बड़ी मुश्किल। आप देखते हैं एक कहना बड़े आसान होता है कि ऐसा करिए ऐसा करिए। आप देखिए भ्रष्टाचार की, अभी कहीं भी आप काम करवाने के लिए जाइए, बिना पैसे के हो ही नहीं सकता, आपको मजबूरी में पैसा देना भी पड़ता है। मानसून में हाथ से प्राकृतिक आपदाओं को रोका नहीं जा सकता, लेकिन सतर्कता से इससे होने वाले नुकसान को कम अवश्य किया जा सकता है। अब देखिए हिमाचल प्रदेश में देख लीजिए, बिहार में बाढ़ की बात कर लीजिए, हर साल आती है, हर साल हम लोग भूल जाते हैं। जब आप देखते हैं कि आती है तब हम बड़ी कार मच जाता है, लोगों को जान मान की हानि होती है, फिर बाद में आप देखते हैं कि जैसे ही खत्म होता है मौसम हम भी भूल जाते हैं। प्रकृति के पांचवें बल की तलाश। हम सब अभी तक प्रकृति के 4 मूलभूत बलों के बारे में जानते हैं। भौतिकी का एक दिलचस्प सवाल यह है कि क्या कोई 5वां बल भी मौजूद है। विज्ञानी काफी समय से इस बल की खोज कर रहे हैं, हालांकि इसकी स्थिति की पुष्टि नहीं हुई है। विज्ञानियों का मानना है कि वे प्रकृति के 5वें बल को खोज के करीब पहुंच गए हैं और उन्हें इस बात के नए सबूत मिले हैं कि उप परमाणु कण, जिन्हें म्यूऑन कहा जाता है, भौतिकी के वर्तमान सिद्धांत द्वारा अनुमानित तरीके से व्यवहार नहीं कर रहे हैं। उनका मानना है कि कोई अज्ञात शक्ति म्यूऑन पर कार्य कर रही है। यदि उनकी पुष्टि हो जाती है तो भौतिकी में एक बड़े परिवर्तन की शुरुआत हो सकती है। हम प्रतिदिन जिन बलों का अनुभव करते हैं वे हैं गुरुत्वाकर्षण, विद्युत चुंबकत्व, मजबूत आणविक बल और कमजोर आणविक बल। ये 4 मूलभूत बल यह नियंत्रित करते हैं कि ब्रह्मांड में सभी वस्तुएं एक दूसरे के साथ कैसे परस्पर क्रिया करेंगी और समूची प्रकृति में आपसी क्रिया होती है। इनमें आप देखते हैं कि आकाशगंगाएं, तारे, ग्रह, जीव, परमाणु और अणु शामिल हैं। इनमें से प्रत्येक अपने माहौल के साथ आप देखिए कि क्रिया करता है और अपने ऊपर कार्य करने वाले बल का प्रतिक्रिया करती है। और एक नवीनतम प्रयोग से पता चलता है कि विज्ञानियों की भौतिकी के बारे में वर्तमान समझ में शायद कुछ अज्ञात कण या फिर बल जैसी कोई चीज छूट रही है। म्यूऑन कण मौलिक प्राथमिक कण हैं और वे इलेक्ट्रॉन की भांति ही एक परमाणु के नाभिक की परिक्रमा करते हैं, लेकिन 200 गुना से अधिक भारी होते हैं। शोधकर्ताओं ने एक प्रयोग में म्यूऑन कणों का अध्ययन किया है। प्रयोग के दौरान एक कण लगभग प्रकाश की गति से एक चुंबकीय क्षेत्र से गुजर रहे थे। इलेक्ट्रॉन की तरह म्यूऑन में एक छोटा आंतरिक चुंबक होता है जो उन्हें डगमगाता है और प्रयोग में डगमगाने की गति अनुमान से काफी भिन्न थी और जिससे यह पता चलता है कि वे किसी रहस्यमय चीज से प्रभावित हो रहे थे। 2021 में किए गए पिछले प्रयोग में इसी तरह का असामान्य डगमगाहट दिखाई दी थी और नए परिणाम आप देखिए डाटा की चुगुना मात्रा पर आधारित है। इससे आप देखिए विज्ञानियों का इन निष्कर्षों में विश्वास बढ़ गया है कि म्यूऑन किसी ऐसी चीज के साथ अंतरक्रिया कर रहा है जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। यह चीज कुछ भी हो सकती है। ये नए कण, नए बल और नए आयाम से लेकर अंतरिक्ष समय की नई विशेषताएं हो सकती है। ये प्रयोग -268 डिग्री सेल्सियस पर संचालित किए गए हैं। शोधकर्ताओं ने 15 मीटर व्यास की एक रिंग में म्यूऑन की किरणें दागी हैं। यह कहना उचित है कि नए निष्कर्ष शायद अज्ञात कणों या बलों की ओर इशारा करते हैं। लेखक विज्ञान के जानकार हैं। चलिए ये भी पढ़ सकते हैं आप लोग। नेहरू रिपोर्ट और विभाजन की पृष्ठभूमि। भारत विभाजन मानवता के इतिहास में की बेहद दर्दनाक और शर्मनाक घटना है। देश की भावी पीढ़ियों को इसका स्मरण याद रखना चाहिए। विभाजन से जुड़ी विविधता की स्मृतियों को जनमानस में जीवित रखने के लिए यह भी आवश्यक है कि इस दिशा में अकादमिक जगत में निरंतर शोध हो, इसके कारण ही पड़ताल हो, दबा या छुपा दिए गए तथ्यों का अन्वेषण हो, साथ ही इससे संबंधित सभी वास्तविक तथ्य सामने आए, ऐसा प्रयास किया जाना चाहिए। इसमें कितने विभाजन कल और आज। आप देखते हैं कि आज़ादी के बाद यानी कि 1947 में जो विभाजन हुआ, पहले पाकिस्तान में आप देखते हैं कि आपका बांग्लादेश भी था, फिर आप देखते हैं कि 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ है, बांग्लादेश की आज़ादी को लेकर अलग हो गया था। उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। ठीक है, राष्ट्रवाद की पहली लहर आप देखिए 1920 में उठी थी।
2 वर्ष तक चली, 1922 में कमजोर हो गई। दूसरी लहर 1930 में आरंभ होकर 1934 में थोड़ी स्वस्थ हुई। तीसरी बार राष्ट्रवाद का ज्वार 1947 से उठा और लगभग 1.25 साल के बाद 1943 में धीमा पड़ गया। लेकिन राष्ट्रवाद की उफानों के बीच भी स्वाधीनता को लेकर, उसे हासिल करने के प्रयासों को लेकर, स्वाधीनता की ओर बढ़ने का तरीके को लेकर विमर्श बैठकें और शासन व्यवस्था में सुधार आदि होते रहे। और आप देखते हैं कि सबकी महत्वाकांक्षा भी थी, आप सभी जानते हैं ये बात। और आप लोगों को एक बात भी मालूम होना चाहिए कि बहुत सारे लोग, लाखों लोग आप देखिए इससे प्रभावित हुए, करोड़ों लोग। क्योंकि आप देखिए भारत में जो रह रहे थे वो पाकिस्तान में गए, पाकिस्तान में जो रह रहे थे उनमें से बहुत सारे भारत में भी आए, बहुत हिंसा भी हुई। नीतीश की जीवन का था, नीतीश कुमार के बचपन के मित्र उदयकांत द्वारा लिखी यह पुस्तक नीतीश के जीवन के कुछ अनछुए पृष्ठ खोलती है उन्हें, तथा बिहार की राजनीति को समझने की दृष्टि भी देती। चलिए, अगर दिलचस्पी है तो पढ़ सकते हैं। विभाजन की दंश की स्मिता, विभाजन विभीषिका की बात हो रही है। 2021 में प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से इसे मनाने की घोषणा की थी ना, उसी की बात हो रही। औपनिवेशिक भारत के प्रति बंधित लेखन का भी लेखाकार, यह संकलन आपको शब्दों और विचारों की यात्रा पर ले जाता है, जिसमें विसरा दी गई घटनाओं के बारे में जेल में बंद राजनेताओं, क्रांतिकारियों और छात्राओं द्वारा लिखा गया दस्तावेज शामिल है इसमें। इलेक्ट्रिक वाहन से हर रोज बच रहा है 10.27 लाख लीटर ईंधन, और बीते 4 वर्ष में अब तक आप देखिए 39.82 करोड़ लीटर ईंधन की बचत हुई। कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आई है। और आप देखते हैं कि ये 8,72,920 इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री हुई अब तक फैन 2 स्कीम के तहत, और 7,13,836 इलेक्ट्रिक दोपहियाओं की बिक्री हो चुकी है सब्सिडी स्कीम में अब तक। चलिए यार, चालू वित्त वर्ष 2023-24 के अंत में खत्म हो जाएगी सब्सिडी वाली फैन 2 स्कीम। 2 पहिया वाहनों की इलेक्ट्रिक हिस्सेदारी 30% होने तक जारी रहेगी। ये आप देखिए सब्सिडी, अच्छी बात है। फ्रेम 3 की स्कीम लाने की तैयारी भी हो रही है। अडानी पोर्ट्स में अब ऑडिटर नहीं रहेगी दिलाए, इफेक्टिवरेबल ने जमा किए IPO दस्तावेज। रोम एयर कंडीशन निर्माता कंपनी है ना, उसी ने। ESG का छलावा, ये आप देखते हैं कि शेयर मार्केट में आप लोग निवेश करते हैं तो पढ़ लिया करिएगा। UPI का पर जल्द मिलेगी बोलकर भुगतान की सुविधा। RBI ने कंसेशनल पेमेंट सुविधा लॉन्च करने की घोषणा की। स्मार्टफोन और फीचर फोन में इस्तेमाल की जा सकेगी नई सेवा। RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने होम और कार लोन पर ब्याज घटाया। FPI ने अगस्त में 7,543 करोड़ रुपये का शेयर बेचे हैं। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश ने ONGC को 10,000 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ है, ये भी कहा जा रहा है। मसूड़े से मिले मेसेनकाइमल स्टेम सेल से आप देखिए बुजुर्गों में कोशिकाओं का निर्माण संभव है। एम्स ऑफ पुणे स्थित सावित्रीबाई फुले विधि विश्वविद्यालय के शोध ने आप देखिए जगाई उम्मीद। मेडिकल जर्नल नेचर ने दुनिया के बेहतरीन शोध में किया शामिल इसे। और ये उम्र बढ़ने के साथ शरीर में खराब कोशिकाओं को स्वतः ठीक करने और जख्मों के जल्द भरने की क्षमता कम होती जाती है। क्रीमिया के आसपास मंडरा रहे 20 ड्रोन रूसी सेना ने मार गिराए। याद देखिए, रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है। ये यूक्रेन है, रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है। कब खत्म होगा ये कह पाना भी बड़ा मुश्किल है। अमेरिका में रुकेंगे ताइवान के उपराष्ट्रपति, नाराज हुआ चीन। क्योंकि आप देखिए ताइवान को अपना हिस्सा बताता रहता है ना चीन। देखिए ये ताइवान, ताइपे इसकी राजधानी आपको देखने को मिलेगी। चाइना इसे अपना कब्जा बताता रहता है। चीन की अर्थव्यवस्था टाइम बम जैसी है। जो बाइडन कह रहे हैं, बाइडन ने इससे पहले भी चीन का पर बोला था हमला। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को तानाशाह बताया। बम की धमकी के कारण खाली कराए गए एफिल टावर, देख लीजिए पेरिस में। आतंकी संगठन ISIL के तक पहुंचा रहा है नाटो का हथियार। संयुक्त राष्ट्र की ओर से रिपोर्ट जारी कर चिंता जताई गई। अफगानिस्तान व पड़ोसी देशों में सैन्य हथियारों के प्रसार पर भी बात की जाए। ये आप देखेंगे UN की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र की बात हो रही है। किसकी? संयुक्त राष्ट्र की बात हो रही है, यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। और नाटो की बात करें तो नाटो कहते हैं कि एक कारण नाटो भी है यूक्रेन रूस के बीच जो युद्ध चल रहा है। द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, 4 अप्रैल 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगी।
या भारत में हवाई हवाई में भारत से गया 150 साल पुराना बरगद भी जंगल की आग में खाक हो चुका है। सोचिए कितना पुराना। या योगासन के साथ राष्ट्र प्रेम का रंग। वियतनाम की राजधानी हनोई में शनिवार को माई दिनहे नेशनल स्टेडियम में योग की एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। देखिए आपका खेल का क्षेत्र है, ये भी आप लोग देख लिया करिएगा। क्रिकेट हमारे देश में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। भारतीय हॉकी टीम ने 7 में से 6 मैच जीते हैं, एक खेला ड्रा। ये रॉबिन्सन ने शादी से 2 महीने पहले तोड़ा मंगेतर से रिश्ता। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हैं, ठीक है। अदिति दीक्षा को मिला कट। भारतीय महिला गोल्फ ने पहली बार देश की 2 खिलाड़ियों ने किसी मेजर टूर्नामेंट में कट ऑफ किया, जिसमें अदिति अशोक और दीक्षा डागर ने बैक 9 में शनिवार के शानदार खेल में बूते वाल्टन हीथ में महिला ओपन की तीसरी दौर में जगह बना ली है। मेसी का गोल। इंटर मियामी, ये आप देखिए सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। ट्रॉफी की तलाश में बायरन म्यूनिख से जुड़े हैं हैरी केन। टॉमी एलेक्स अंतिम 4 में अमेरिका की टॉमी पाल ने शीर्ष 4 रैंकिंग खिलाड़ी और विंबलडन चैंपियनशिप का कार्लोस अल्कराज को और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एलेक्स डी मेनोर ने दूसरी वरीयता प्राप्त डेनियल मेदवेदेव को हराकर नेशनल बैंक ओपन के सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। पेगोला ने गप को हराया। अमेरिकी खिलाड़ी जेसिका पेगोला ने शुक्रवार को हमवतन और अपनी डबल्स जोड़ीदार कोको गप को 6-2, 5-7, 7-5 से हराकर लगातार तीसरी बार नेशनल बैंक ओपन के सेमीफाइनल में जगह बनाई है। फ्रांस को हराकर ऑस्ट्रेलिया पहली बार सेमीफाइनल में महिला विश्व कप की बात हो रही है। WWE में भारत से होगा चैंपियन वीर। ये आप देखते हैं कि कौन वीर महान रिंकू सिंह राजपूत कह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लीडर हैं, राहुल गांधी डीलर हैं। इससे शिवराज सिंह चौहान साहब का इंटरव्यू पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं आप लोग, सब राजनीति से भरी हुई होंगी। हॉकी के मैदान की रानी अब नहीं पीढ़ी को तरासेंगी। जूनियर, ये आप देखिए बड़ी उपलब्धि रही है इनकी। हॉकी हब कुरुक्षेत्र से आने वाली हॉकी खिलाड़ी रानी ने अपनी स्टिक के जरिए मैदान पर राज किया है। जूनियर हॉकी विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। 2010 में 15 वर्ष की महिला विश्व कप में सबसे युवा खिलाड़ी। अर्जेंटीना में महिला हॉकी वर्ल्ड कप में 7 गोल कर सर्वश्रेष्ठ यंग फॉरवर्ड का अवार्ड भी जीता था इन्होंने। रानी रामपाल ने कहा जीवन में 22 साल मैदान में पसीना बहाने पर उसे अब नई जिम्मेदारी मिली। उन्होंने महिला हॉकी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। चलिए, कर्नल साहब की आवाज़ में देशभक्ति की लहर आप देखें। झारखंड के धनबाद जिले के रहने वाले कर्नल जेके सिंह को भले ही लोग अब तक चेहरे से नहीं पहचानते, लेकिन गणतंत्र दिवस स्वतंत्रता दिवस पर जवानों की स्वर्गाथा सुनाती उनकी दमदार आवाज़ को लोग तुरंत पहचान जाते हैं। 13 साल से अनवरत वह शब्दों को अपनी आवाज़ में पिरोकर देशवासियों में देशभक्ति का जज्बा जगाते रहे। वह अब तक 100 से अधिक देशभक्ति फिल्मों में अपनी आवाज़ दे चुके हैं। पीएम ने उनकी दी आवाज़ की 6 फिल्में भी देखी हुई हैं। चलिए, बांडीपुरा के मकबूल डार ने कलीन पर बनाया तिरंगा। संसद भवन के लिए करना चाहता है भेंट। देख लीजिए, संसद तक पहुंचे 12 कालीन। इसे भी देख लिया करेगा। यहाँ पे जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट भी से भी पॉइंट मिलते हैं कुछ। जेमी बना सबसे कम उम्र का हृदय और फेफड़े का प्रत्यारोपण रोगी। 1985 में आज के दिन आयरलैंड का 3 वर्ष का जेमी गेविन दुनिया का सबसे कम उम्र का हृदय और फेफड़े का प्रत्यारोपण रोगी बना था। जेमी जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित था। इंग्लैंड के एक अस्पताल में 4 घंटे की अवधि में यह प्रत्यारोपण किया गया था। विशेषज्ञ मैग डी याकूब ने यह ऑपरेशन किया था। भारत में निर्मित पहली विमान हिंदुस्तान टैनर 2 ने उड़ान भरी। 1951 में आज ही दिन भारत में निर्मित पहली विमान हिंदुस्तान ट्रेनर 2 ने उड़ान भरी थी। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तैयार किया था। कैप्टन जेमी मुसी इसके पायलट थे। 2 सीटें वाली इस विमान का इस्तेमाल सैन्य उद्देश्य के लिए किया गया था। बॉलीवुड की बेहतरीन अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं वैजयंती। ये प्रसिद्ध अभिनेत्री वैजयंती का माला का जन्म 1936 में आज ही के दिन चेन्नई में हुआ था। 13 वर्ष की उम्र में तमिल फिल्म वड़कई से अभिनय में कदम रखा। 1951 में फिल्म बहार में हिंदी सिनेमा में पदार्पण किया। 1955 में देवदास उनके करियर की महत्वपूर्ण फिल्म साबित हुई। उन पर फिल्माया गाना बदन पे सितारे लपेटे हुए मुझे बुढ़ा मिल गया, होंठों पे ऐसी बात आज भी प्रसिद्ध है। उन्होंने संगम, साधना, सूरज, प्रिंस, मधुमती, गंगा जमुना, आम्रपाली जैसी कई हिट फिल्में दी। वह शास्त्रीय नृत्य में भी पारंपरिक हैं।
8 तरह के कैंसर होते हैं आनुवांशिक प्रकृति के, 10% कैंसर ही आते हैं इस श्रेणी में। कम उम्र से की लगातार करवाई जाती तो बच सकती है जांच। ये किसी भी मरीज के शरीर में ब्रैका जीन में म्यूटेशन होता है तो ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर का जोखिम बढ़ रहा है। हार्मोनल थेरेपी के कारण भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। 20 वर्ष की आयु के बाद नियमित ब्रेस्ट की जांच कराएं। कोलर कैंसर 90% मामलों में इलाज संभव भी है। आनुवांशिक प्रकृति के कैंसर की पहचान अब मुश्किल नहीं है, सिंगल करें। और आप देखिए फैमिलियर कैंसर सिंड्रोम, ये अगर आपको परिवार में किसी परिवार में कैंसर रोगी रहे हैं तो आप भी बीमारी के चपेट में आ सकते हैं। और उन्होंने बताया कि अगर माँ बाप या भाई बहन को कैंसर हो चुका है तो इसे चिकित्सा भाषा में फैमिलियर कैंसर सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, एक आप लोगों को अब मालूम होना चाहिए कैंसर का भी इलाज संभव हो गया। अब कुछ सब कुछ संभव है। डायबिटीज में कॉम्बुचा चाय हो सकती है दवा। टाइप 2 डायबिटीज रोगियों के लिए हो सकता है फायदेमंद। फास्टिंग ग्लूकोज का स्तर कम रखने में पाया गया इसमें असरदार। कॉम्बुचा क्या है? कॉम्बुचा बैक्टीरिया और खमीर ईस्ट से किण्वित एक प्रकार की चाय है। इसका उत्पादन बैक्टीरिया और खमीर के कल्चर में शक्कर युक्त चाय के सहजीवी किण्वन द्वारा किया जाता है। यह चीन में 200 साल ईसा पूर्व से ही इस्तेमाल है। यह इम्यूनिटी बढ़ने के साथ शारीरिक ऊर्जा में सुधार तथा भूख बढ़ाती है। इलायची भूख बढ़ाने के साथ ही फैट कम करने में भी सहायक हो सकती है। ये आप देखते हैं शोध कह रहा है। बिजली संयंत्रों में उत्सर्जित गैस से बनते हैं ज़्यादा बरसने वाले बादल। IIT मद्रास के विज्ञानियों ने 8 देशों के 17 संस्थानों और के 27 शोधकर्ताओं द्वारा शोध किया गया। वायुमंडलीय एरोसेल कण बादल निर्माण के लिए आवश्यक हैं जो जीवन के लिए जरूरी ताजे पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं। सौर विकिरण के साथ भी संपर्क करते हैं जिससे ग्रह के विकिरण बजट पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। साइकिल को उल्टा चलाकर बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। वॉशिंगटन अमेरिका की बात है। 804 किलोमीटर तक साइकिल को उल्टा चलाकर संभावित रूप से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। गजब। 78वां स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में 78 फीट लंबे ध्वज के साथ तैराकी। इंडोनेशिया में आगामी स्वतंत्रता दिवस को लेकर उल्लास से आप देखते हैं मनाया जा रहा है सब। ये 17 अगस्त को इंडोनेशिया का 78वां स्वतंत्रता दिवस है ना। ये मूवियों से जुड़ी है खबरें हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना है तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी ख़त्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई भी सवाल हो, सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं। हर शनिवार को हम लोग रात 9 बजे मिलते हैं, लेकिन कल नहीं मिल पाए क्योंकि कल थोड़ी व्यस्तता थी, नहीं था घर तो नहीं मिल पाया। ठीक है, अगले संडे को आपके जो भी सवाल हो आप भेजते रहा करिएगा। कभी छूट जाते हैं तो अगले संडे को ले लेते हैं। ठीक है।